तो मैंने देखा कि दलित साहित्य के ऊपर हमारी तमाम चर्चाएं होती हैं और कई दलित साहित्यकारों को हम लोग ने आमंत्रित किया बोलने के लिए। तो इसके पस मंज़र में, पृष्ठभूमि में अगर दलित साहित्य के विकास को हम लोग ध्यान में रखें, तो बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आती। इसलिए मैंने जो महसूस की कि दलित साहित्य के उद्भव और विकास से संबंधित पर चर्चा की जाए और सिलसिलेवार मतलब एक एक 3 खंडों में मतलब उसको एक खंड में मैंने सोचा क्रोनोलॉजी बताई जाए किस सन ईस्वी में क्या हुआ और क्या-क्या लिखा गया। और एक में एक विश्लेषण किया जाए कि भाई दलित साहित्य और उसके विकास से हमारा मतलब क्या है? क्योंकि इस पर काफ़ी विवाद खड़ा किया गया और काफ़ी जो प्रसिद्ध मुख्य धारा जिसे बोलते हैं सवर्ण साहित्यकारों ने इसको मान्यता देने से इनकार कर दिया कि साहित्य दलित वगैरह नहीं होता है, साहित्य तो साहित्य होता है, उसमें ये सब बंटवारा ठीक नहीं है। ऐसा करके इसको खारिज करने का, निरस्त करने का कोशिश तमाम सवर्ण आलोचकों ने किया, जिसमें नामवर सिंह, मैनेजर पांडे वगैरह प्रमुख लोग थे। तो इसको मान्यता नहीं देना चाहते। तो ऐसे में हम होना चाहिए कि इसको कैसे मान्यता मिला और कैसे इसको स्थापित करने में हमारे दलित साहित्यकार तमाम कामयाब रहे। तो ये महत्वपूर्ण है जानने के लिए कि आज दलित साहित्य ने अपने आप को इतना स्थापित कर लिया है कि इंदिरा गांधी जो मुक्त विश्वविद्यालय है, उसमें एक अलग पाठ्यक्रम ही है दलित साहित्य का। तो इससे समझा जा सकता है कि किस तरह दलित साहित्य ने अपने आप को प्रतिष्ठित और स्थापित कर लिया है कि एक अलग पाठ्यक्रम वैकल्पिक द्वितीय वर्ष में जो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के एमए के स्नातकोत्तर यानी कि एमए के कोर्स के द्वितीय वर्ष में उसको इन लोगों ने शामिल कर लिया है। और उसमें भी आपको तमाम जानकारियां मिल जाएंगी। अगर उस कोर्स को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इग्नू का एक वेबसाइट है ज्ञान कोश, तो वहाँ बहुत सिलसिलेवार अगर आपको जानकारी चाहिए, हालांकि उसमें विश्लेषण का अभाव है, वो वर्णनात्मक है, डिस्क्रिप्टिव किस्म का है। जैसा कि हमारे विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता नहीं है, उसमें गहराई नहीं है, वो वर्णनात्मक होता है, उसमें आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। हालांकि उसका नाम ज्ञान कोश है, नाम उसका सूचना कोश होना चाहिए, लेकिन फिर भी जानकारी भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जानकारी को ही प्रोसेस कर हम ज्ञान का उत्पादन करते हैं। तो वो रॉ मटेरियल, कच्ची सामग्री आपको वहाँ बहुत अच्छी मिल जाएगी। कितने उपन्यास लिखे गए, कितनी आत्मकथाएं लिखी गई, वो 4 खंडों में बटा हुआ है, जिसको क्रेडिट आवर बोलते हैं। वो आपको अगर जानकारी चाहिए, इसलिए उसको मैं रिपीट नहीं करने चाह रहा, ऐसी जानकारियाँ उपलब्ध हैं, आज मुश्किल नहीं होता है। और कई लोगों ने इस पर शोध भी किया है, कई विद्यार्थियों ने। मैंने जब ये अपना व्याख्यान देने के लिए थोड़ा रिसर्च किया 1 सप्ताह तक, तो मैंने पाया कई शोध प्रबंध इस पे, दलित साहित्य का उद्भव कैसे हुआ, दलित साहित्य का विकास कैसे हुआ, दलित साहित्य में कौन कौन उपन्यास लिखे गए, पहला उपन्यास कौन है, इस पे क्या विवाद है, पहली कहानी कौन है, इस पे क्या विवाद है, ये सारी चीज़ें आपको सूचना है आज सहज रूप से उपलब्ध है। और ये कहाँ मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। और सबसे उसका उपयुक्त स्रोत मैंने आपको बता ही दिया है कि इग्नू का जो ज्ञान कोश है, वहाँ आपको ये सामग्री मिल जाएगी। इसलिए मैं ज़्यादा वर्णनात्मक पे नहीं ध्यान दे के विश्लेषण पर ध्यान दूंगा, क्योंकि आप वो वर्णनात्मक जो डिस्क्रिप्टिव चीज़ है, सूचनात्मक चीज़ है, वो कहीं भी मिल जाती है। वो उसके लिए इतना भाग दौड़ और, लेकिन हमारे यहाँ उसको बड़ा महत्वपूर्ण समझा जाता है। हम तमाम लेख मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ी निराशा हुई कि वहाँ पर सूचनाओं का भंडार, क्रोनोलॉजी, कालानुक्रम सिर्फ गिना दिया गया कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, जबकि उसके बीच का तारतम्य, तो दर्शन की भाषा में बोलते हैं इक्लेक्टिक, स्वर संग्रहवादी दृष्टिकोण है कि भाई इकट्ठा कर लो, भानुमति के पिटारा जैसा पेंडोरा बॉक्स। तो उसमें विश्लेषण का और जो इंटरकनेक्टेडनेस, चीज़ें जो आपस में जुड़ी होती हैं, जिसको डायलेक्टल या द्वंद्वात्मक सोच कहा जाता है, उसका उसमें अभाव है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो तमाम दलित बंधु हैं, वो एक विश्लेषणात्मक दृष्टि, एक गहरी दृष्टि, चीज़ों को गहराई से देखने की एक दृष्टि विकसित करें।
तो इसी और मेरा प्रयास हमेशा से रहता है। तो उसमें आप देखेंगे कि दलित साहित्य क्या है, इसी पे सबसे बड़ा विवाद है। और इसको विवाद एक गलत ढंग से खड़ा किया गया। उसको कहा गया कि सहानुभूति का साहित्य भी क्या दलित साहित्य है या सिर्फ स्वानुभूति का। उनका मतलब था कि स्वानुभूति मतलब जो अपनी अनुभूति से लिख रहा है, यानी खुद जो दलित लिख रहा है वो दलित साहित्य है, या बाकी लोग भी सहानुभूति में, जैसे प्रेमचंद भी दलितों के बारे में लिखते हैं, तो उसको भी क्या दलित साहित्य में शामिल करना चाहिए। और जबकि ये व्यर्थ का बखेड़ा था, स्वानुभूति सहानुभूति करके कुछ नहीं होता है। मैं इसे एक फॉल्स बाइनरी मानता हूँ जो खड़ा किया गया एक कंफ्यूज करने के लिए, दलितों को वो गुमराह और डेमोरलाइज करने के लिए, ये सवर्णों की तरफ से। जबकि सच्चाई क्या है कि दलित साहित्य बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए कि दलित जो लिखता है वही दलित साहित्य है। दलित के बारे में कोई भी लिख सकता है और वो दलित साहित्य नहीं हो जाएगा। इसलिए प्रेमचंद का लिखा हुआ साहित्य दलित साहित्य नहीं है। और ये दलित साहित्य के उद्भव और विकास से भी ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप मान लेंगे कि कोई भी दलित के बारे में लिखता है वो दलित साहित्य है, तो आपको उसका उद्भव प्रेमचंद वगैरह से मानना पड़ जाएगा। और अगर आप मानते हैं कि नहीं, जो दलित ने ही लिखा और वही दलित साहित्य है, तब उसका उद्भव और विकास की दृष्टि बदल जाएगी। तब आपको मानना पड़ेगा कि दलित साहित्य का उदय, जैसा कि मेरा मानना है, हिंदी में कम से कम अछूतानंद से हुआ। अछूतानंद हरिहर थे, उन्होंने काफ़ी कविताएं लेख वगैरह लिखी, और उन्हीं को मैं पहला हिंदी में दलित विमर्श को सामने लाने वाला व्यक्ति मानता हूँ, और स्वामी अछूतानंद। और उन्होंने आर्य समाज की सदस्यता ग्रहण की, बाद में उनका आर्य समाज से मोह भंग भी हुआ, उसकी आलोचना की। तो ये सब आलोचना काफ़ी महत्वपूर्ण है, और मेरा मानना है कि हर एक दलित व्यक्ति को इसको पढ़ना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि दलित साहित्य क्या है, उसी के अनुसार ये डिसाइड होता है कि हम उसका उद्भव और विकास क्या मानेंगे। तो मैं चूंकि मानता हूँ कि दलित द्वारा लिखा हुआ साहित्य दलित साहित्य हो सकता है, लेकिन दलित द्वारा लिखा हुआ साहित्य भी दलित साहित्य नहीं हो सकता। मतलब ये एक, जिसको गणित में बोलते हैं कि एक जरूरी शर्त है लेकिन पर्याप्त शर्त नहीं है। मतलब ये बहुत जरूरी है कि दलित लिखे तभी वो दलित साहित्य होगा, लेकिन दलित लिख दिया इसी से पर्याप्त नहीं है कि दलित, एक दलित भी स्वर्ण दृष्टिकोण से लिख सकता है, क्योंकि दलित भी एक स्वर्ण वर्चस्व के अंदर जीता है। दलित का अपना कुछ नहीं है। यह सारा विमर्श जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसका कहीं से दलित का लेना देना नहीं है। ये सारे पाठ्यक्रम वो लोग तय करते हैं। आप जब हिंदी की किताब एनसीईआरटी की उठाएंगे 10वीं कक्षा की, तो सारे उसके एक एक पाठ सवर्णा द्वारा लिखा हुआ है। लेकिन एक दलित विद्यार्थी भी जब सरकारी स्कूल में एनसीईआरटी की पाठ्यक्रम पढ़ता है, तो वो पाठ्यक्रम भी वही पढ़ता है जो कि सवर्णों द्वारा निर्मित, में कहीं भी उसका दृष्टिकोण, उसकी जिंदगी कहीं भी शामिल नहीं है। जिसको पियरे बर्दू सोशल कैपिटल बोलते हैं, तो उसके पास जो सोशल कैपिटल है ही नहीं जिसके माध्यम से वो वहाँ पर शामिल हो सके, उसकी ज़िंदगी का हिस्सा शामिल हो सके। तो इससे क्या होता है कि वो अपने आप को अनुपस्थित पाता है वहाँ पर। तो वो बिना वैक्यूम में तो आदमी नहीं जी सकता है, तो उसी को अपना लेता है, उसी को अपना साहित्य समझता है, और जो पढ़ता है वही विचारधारा उसको मोल्ड, उसकी दृष्टिकोण जो वर्चस्वशाली विचारधारा है, जिसको कार्ल मार्क्स बोलता है कि आइडिया ऑफ रूलिंग क्लास इज द रूलिंग आइडिया। जो रूलिंग क्लास का आइडिया होता है वही रूल करता है। तो जिसके कारण से ये कतई संभव है कि एक दलित भी लिख रहा है लेकिन वो साहित्य दलित जैसा न हो। इन्हीं कारणों से बहुत बार विवाद खड़ा होता है कि दलित साहित्य का उद्भव कैसे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बलवंत चारवाक करके उपन्यासकार हुए। तो अगर देखा जाए तो पहला उपन्यास किसने लिखा, तो बलवंत चारवाक का नाम आएगा। बहुत पहले उन्होंने उपन्यास लिख दिया था। तो वो भूखी चिनगारी की लाल मुस्कुराहट,
तो भूखी चिनकारी की लाल मुस्कुराहट को आप पहला दलित उपन्यास मान सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले वो उपन्यास चरवाक साहब ने लिखा। लेकिन लोगों को मानना था कि क्योंकि ये उपन्यास सामान्य जीवन के बारे में था, इसमें दलित दृष्टि या दलित विमर्श या दलितों का जीवन कहीं भी नहीं है, तो जिसकी वजह से आप इसको जय भीम श्रीनिवास जी, अभी मैं देख पा रहा आप लोगों को। यूनिस, आपका स्वागत है, आपने बहुत दिन बाद ज्वाइन किया। और ठाकुर विभूति जी, आपका स्वागत है, जय भीम। करमानंद भाई भी आ गए हैं, और जय भीम आपको। हाँ, मैं लिंक दे दूंगा आपको। प्रेमलता जी, जय भीम। गोरख चाचा भी आ गए हैं, जय भीम। तो मैं बता रहा था कि चरवाक साहब के नहीं माना, एन सिंह करके एक आलोचक हैं, इनको जानना चाहिए। हम देखते हैं ज़्यादातर लोग हमारे प्रसिद्ध आलोचक हुए, मोहनदास नैमिषराय, जयप्रकाश करदम, शिवराज सिंह बेचैन, इन लोगों को सब लोग जानते हैं। लेकिन कुछ और उनके पहले के जो हमारे साहित्यकार हैं, जो बिल्कुल सही कहा, अजय नवरिया और रतन कुमार समहरिया जो हैं, वो ऐसे ही दलित लेखक हैं कि वहाँ क्या है कि दलित द्वारा वो लेखन है, लेकिन फिर भी वो दलित लेखन कि वो दलित दृष्टि से नहीं लिखा गया। और उसका जो विमर्श है, उसकी जो वैचारिकी है, किसी भी रचना में दो चीजें होती हैं, जीवन दृष्टि और विश्व दृष्टि, वर्ल्ड व्यू और लाइफ व्यू। तो जीवन दृष्टि जो है रतन कुमार समभरिया का तो बिल्कुल ही नहीं है। और वो पूरी तरह, बल्कि रतन कुमार समहरिया तो राजस्थान के दलित साहित्यकार हैं, मुझे मालूम है, वो दलित विरोधी लिखते हैं। और अजय नवरिया पर लोग विवाद खड़ा कर सकते हैं मेरी कथन पर, और करना भी चाहिए, लोकतांत्रिक है वाद विवाद होना। लेकिन उनका भी जो लेखन है, मैंने पढ़ा है, कलात्मकता की तरफ झुकाव, वो सवर्ण जो कला बोध है उसके वो शिकार हैं, जिसकी वजह से वो दलित दृष्टि, और जिसको मैं, मेरा जो दृष्टिकोण है कि दलित दृष्टि से लिखा हुआ, सिर्फ दलित लिख देना काफी नहीं है, जब तक वो दलित दृष्टि से न लिखा है। बीरू सोनकर, मतलब आपने तो मेरी मुंह की बात, और मैं इन विवादों में नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब आप बोल दिए हैं, अपने बात उठा दिए कर्मानंद भाई, तो मैं आपसे अक्षरशः हर्फ दर हर्फ सहमत हूँ। और उसमें भी बीरू सोनकर को तो बिल्कुल नहीं, बीरू सोनकर ने तो वक्तव्य दे के इनकार कर दिया कि मुझे कोई दलित साहित्यकार न समझे, मैं निर्मल वर्मा बनना चाहता हूँ। तो बीरू सोनकर को तो गोली, बिहार वैभव का फिर भी थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है, लेकिन मेरे मन में कोई विवाद नहीं, मैं निर्विवाद रूप से इन दोनों को दलित साहित्यकार नहीं समझता, क्योंकि इनकी दृष्टि दलित दृष्टि नहीं है। खासकर इसको मैं सामान्यकृत भी आपके लिए कर सकता हूँ कि जो कम्युनिस्टों के पिछलग्गू रहे हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी बराबरी की बात करती है, लिबरेशन और मुक्ति की बात करती है, मानवतावाद की बात करती है, उनके भी बहुत आइडियल्स हैं, लॉफ्टी हैं व्यवहार में, जो भारतीय कम्युनिस्ट भले ही कितने बेकार हों, तो इससे दलित आदमी आकर्षित हो जाता है। और आकर्षित के वो कम्युनिस्ट विचारधारा को, कई हमारे लोग हैं, इवन पंजाब के जो दलित कवि हैं, लाल सिंह दिल या स्वराज सिंह बेचैन, ये कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित रहे हैं जब इनके लेखन को आप पढ़िएगा। और दूसरा कारण होता है कि भले ही राजनीति में दक्षिणपंथी पार्टियों का वर्चस्व हो, लेकिन साहित्य में अभी भी वामपंथी आलोचकों का ही बोलबाला है। सो कॉल्ड जो कम्युनिस्ट हैं सवर्ण, उन्हीं का बोलबाला है, वही बड़ा लेखक और पुरस्कार को निर्धारित करते हैं। आप एक सिरे से नामवर सिंह, मैनेजर पांडे, परमानंद श्रीवास्तव, ये सब तथाकथित अपने आप को कम्युनिस्ट ही बोलते हैं सारे के सारे। तो इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि ये दो कारण बनते हैं कि दलित दलित होते हुए भी वो सवर्ण दृष्टि से लिखे। पहला कारण क्या है, वो जो मुक्तिकामी चेतना है कम्युनिस्टों की, जय भीम साईं राम, तो मुक्ति चेतना जो लिबरेटिंग इमोशन है उससे वो प्रभावित होता है, उसको अच्छा लगता है, मुझे ही अच्छा लगता था जो मार्क्सवादी विचारधारा है। और सेकेंड कारण होता है कि कम्युनिस्टों के से जुड़ने से उसको पुरस्कार तुरंत मिल जाता है, जैसे बिहार वैभव जी को तुरंत पुरस्कार मिल गया। तो ये पुरस्कार और ये दो कारण बन जाते हैं
शुक्रिया विपिन। तो ये दो कारणों से, ऐसा नहीं कि कोई सब लोग गलत ही हैं, कुछ लोग विचारधारा से भी प्रभावित हो जाते हैं, जैसे शिवराज सिंह बेचैन है, और कुछ लोग पुरस्कार वगैरह जो उनकी वर्चस्व है और उनको किसी को उपकृत कर देने की जो क्षमता है कम्युनिस्ट लोगों में। हाँ, वो, हाँ, सूरज एंडे लिख रहे हैं, यूएसए में रहते हैं, तो वो आपको देखेंगे कि इन दो कारणों से वो लिखते हैं। इसीलिए मैं एक चीज को, ये सब उद्भव विकास का क्रोनोलॉजी, इस पहले मैं एक विश्लेषण करना चाहता था इन्हीं कारणों से, कि पहले ये तो स्पष्ट कर लें दलित साहित्य क्या है और कैसे हम अपने आप को देखते हैं, दलित खुद को कैसे देखता है। अभी तक हम लोग दूसरों की नज़र से खुद को देखते रहे, हमारा अपना कोई एस्थेटिक इंद्रिय शास्त्र नहीं रहा है, अपना एक साहित्य शास्त्र नहीं रहा है। हम उन्हीं के साहित्य शास्त्र में थोड़ा बहुत बदलाव करके उसको दलितों अनुकूल बना के और हम लोग काम चलाते रहे, ये सच है। हमारी अपनी सिद्धांतिकी, और ये कोई गलत नहीं है, अपनी सिद्धांतिकी विकसित होने में समय लग जाता है, धीरे धीरे वो विकसित होती है। और ये हमारा दलित साहित्य का उद्भव विकास भी आप देखेंगे, हिंदी दलित साहित्य का खासकर तो बहुत पुराना नहीं है। 80 के दशक में ये जो, अब आप पुराने कबीर को भी दलित मान लीजिए तो भाई आप 14वीं शताब्दी से मान सकते हैं दलित साहित्य का विकास। लेकिन हम लोगों को एक जो प्रॉपर ढंग होता है जिसको हम लोग मानते हैं, आ, बिल्कुल, वो सवर्णा पर्सपेक्टिव से एंडे जी लिखते हैं, और ऐसे कई दलित साहित्यकार हैं, दलित लिटरेचर हैं जो सवर्णा दृष्टिकोण से लिखते हैं, इसका कारण भी। तो इसको आप देखेंगे कि जो दलित साहित्यकार हैं वो ऐसा क्यों करते हैं, उसका कारण मैंने दो बताया। एक तो होता है कि उपकृत होने के लिए, और सेकंड होता है कि वो विचारधारा से वो प्रभावित रहते हैं। तो जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आपका जो दलित साहित्य है वो क्यों ऐसा है। तो ये इतना नहीं है कि किसी की आलोचना करके और सिर्फ सिंपल मामला में ये बड़ा आसान होता है। हम लोग को, मतलब उसको टेरी गिल्ड के एक आलोचक हैं, वो भी मार्क्सवादी आलोचक हैं इंग्लैंड के, तो वो बोलते हैं कि कंडेम करना आसान है, किसी चीज़ को डिसमिस करना। तो वो बोलते हैं कि कंडेम करने से ज़्यादा जरूरी है एक्सप्लेन करना, वी नीड टू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंस। हम लोगों को ये विश्लेषण करना होगा कि ऐसा क्यों होता है, कि एक दलित सवर्ण दृष्टिकोण से क्यों लिखता है। और इसको सिर्फ व्यक्तिगत लोभ लालच का मामला, वो एक फैक्टर हो सकता है, वो भी एक कारक हो सकता है, लेकिन ये लोभ लालच का सिर्फ मामला नहीं। तो वही मैं बता रहा था कि हिंदी दलित साहित्य प्रॉपर ढंग से देखा जाए तो 80 के दशक में डेवलप हुआ, और अभी हम 2020 में जी रहे हैं, तो ये 40 साल हुए कुल मिला के अगर देखा जाए। तो 40 सालों में अगर हम अपनी सैद्धांतिकी नहीं विकसित कर सके तो कोई इतने बड़े दुख की बात नहीं है। लेकिन नाउ इट इज हाई टाइम, लेकिन अब करना चाहिए। 40 साल में मोहम्मद वसल्लम को नबूवत मिल गया था, तब दलितों को भी नबूवत यानी अपनी सिद्धांतिकी, अपना सिद्धांत, अपना दीन और ईमान अपना डेवलप कर लेना चाहिए। पराये चीज़ से हम लोग कब तक काम चलाएंगे। जिस तरह हम लोग अंग्रेजी जो कीबोर्ड है उसी से हिंदी टाइप कर लेते हैं, फोनेटिक गूगल टूल से, तो उसी तरह ये इसका कारण आपने सही बताया, इसका कारण संस्कृति का वर्चस्व है। उसी वर्चस्व में हम जीते, यही सबसे बड़ा कारण है। लोभ लालच जो मैं कारण बताया उससे बड़ा कारण है यही संस्कृति का वर्चस्व। इसीलिए एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बराबरी की बात गलत। ये जो बराबरी की बात है कि दलित और ब्राह्मण बराबर है, बराबर नहीं, बराबर नहीं है दलित और ब्राह्मण दोनों। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ब्राह्मण ज़्यादा ताकतवर है, वर्चस्वशाली है वो। लेकिन नैतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ज़्यादा वर्चस्व, नैतिक हमारा जो पृष्ठ है दलितों का वो ज़्यादा मजबूत है। हम ज़्यादा नैतिकता के साथ हम लोगों ने ज़िंदगी गुजारी है, हमारे पुरखों ने ज़िंदगी गुजारी है, क्योंकि हम लोगों ने किसी को ठगा नहीं, किसी को सताया नहीं,
किसी पे अत्याचार। जय भीम दामोदर सर। बिल्कुल, ये मानसिक गुलामी है, और मानसिक गुलामी की वजह है वो वर्चस्व जो है उनका, वो सवर्णों का जो वर्चस्व है। तो ये स्ट्रक्चरल है और इंडिविजुअल बोथ है। ये एकदम सही है बात कि संरचनात्मक भी है, इंडिविजुअल भी होता है, दोनों फैक्टर। इसीलिए महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि कारण नहीं, कारण समुच्चय, या पोस्ट मॉडर्न में भी बोला जाता है कि देर इज नॉट ए रीजन, देयर आर रीजन। तो ये बराबरी नहीं है जो हम लोग बराबर समझ लेते हैं, और ये बराबरी का तर्क हमारे खिलाफ काम करता है कई मामलों में। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे एक दलित आदमी ब्राह्मण को भला बुरा बोलता है, उसके खिलाफ लिखता है, और एक ब्राह्मण लिखता है दलित के खिलाफ, तो दोनों बराबर नहीं है। अगर हम बराबर मान लें कि मानव मानव एक है, तो दोनों को हम बराबर मानेंगे कि दलित भी ब्राह्मणों को अगर गाली गलौज करता है तो इतना ही बुरा है जितना ब्राह्मण गाली गलौज करता है। जबकि सच्चाई ये है कि नैतिक रूप से, मोरल रूप से दलित ज्यादा प्रिविलेज है, उसको सताया गया है। या स्त्री, अगर दलित या स्त्री गाली भी देता है तो वो माफ होना चाहिए, क्योंकि उसको इतना सताया गया है कि उसके पास विकल्प नहीं है। जेपी शास्त्र लिखता है कि जिसको आपने दबाया है वो आपको प्रशंसा तो नहीं करेगा ना, आपको भला बुरा ही बोलेगा। तो लेकिन जब ब्राह्मण भला बुरा बोलता है तो वो श्रेष्ठता बोध, सुपरमेस्टिव, जो सुपरमेसिस सोच है उसकी वजह से बोलता है। तो दोनों को समान करार कर देना कि उसका, इसलिए हम बोल, एक आदमी बोला कि आप तो ब्राह्मणों को इतना भला बुरा बोलते हैं, और अगर मैं बोल दूं दलितों को तो आपको बुरा लग जाएगा। तो मैंने उसको बहुत दृढ़ता पूर्वक बोला कि हाँ बिल्कुल बुरा लग जाएगा, और बुरा लगना चाहिए। नैतिक रूप से हम और आप बराबर नहीं है। मुझ पे अत्याचार हुआ है, हमारे पुरखों पे अत्याचार हुआ है, उनको जीने ही नहीं दिया गया है, उनको सेल्फलेस लाइफ, उनका सेल्फ या आत्म ही नहीं निर्मित होने दिया गया। वो बिल्कुल सेल्फलेस, दूसरों के जीवन दूसरों के लिए, यानी सवर्णों के लिए जीते रहे। मकान हम बनाते हैं, खेती हम करते हैं, जूता हम सीते हैं, चमड़े का बोझ हम ढोते हैं, जैसी एक कविता है कर्मानंद जी की। लेकिन जूता पहनता कौन है? जूता वो स्वर्ण पहनता है। यानी हमारा पूरा जीवन उनके लिए, जितनी मेड है, दाइयां हैं, आप पता कर लीजिए, सब दलित जाति की हैं। और उनका जीवन किसका समर्पित है? किसका खाना बना रही है, किसका झाड़ू पोछा कर रही है। अपने घर में आप एक दाई के घर में जाइए तो बड़ा गंदा संदा मिलेगा, लेकिन अपने मालिक का घर पूरा और साफ सुथरा रखती है। तो उसका पूरा जीवन देखिए दूसरे के लिए, हमारे पुरख जीते रहे। तो उस आदमी को पूरा नैतिक हक है कि वो लड़े। आपको गाली गलौज भी देती है कि स्त्री या दलित जो भी सताया हुआ उत्पीड़ित आदमी, तो आपको हक नहीं है कि बराबरी की मैं भी गाली दूंगा। और ऐसी गलती बहुत अपने आप को महान माने जाने वाले ये आलोचक करते हैं, जो अपने आप को दलित आलोचक के रूप में बता गए, हालांकि वो दलित नहीं है। जैसे बजरंग बिहारी तिवारी, तो बजरंग बिहारी तिवारी जी अपने आप को मार्क्सवादी आलोचक बोलते हैं और दलित चिंतक के रूप में बड़ा फेमस हो गए। तो बार बार ओम प्रकाश वाल्मीकि के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ये ब्राह्मणों से बदला लेने के लिए कहानी लिख दिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी एक कहानी में ये दिखला दिया कि एक सवर्ण स्त्री दलित से पुरुष से प्रेम कर रही है, जैसा संभव ही है, ठीक है। लेकिन इसको उन्होंने ये ले लिया, बुरा मान गए वो कि अरे क्योंकि वो प्रेमचंद ने ब्राह्मण का प्रेम सीलिया नामक दलित से दिखलाया गोदान में, तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि प्रतिशोध ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं, ये दृष्टिकोण ठीक नहीं है, ये स्त्री विरोधी है। तो इतना सारा उन्होंने, क्योंकि उनकी समझ भोथरी है, मुझे बोलते हुए कोई संकोच नहीं। वो दलित और दोनों के नैतिक अवस्थान को एक समझ रहे हैं, बराबर समझ रहे हैं, जबकि वो बराबर नहीं है। तो दलित साहित्य और उसके उद्भव विकास को समझने के लिए समझना जरूरी है कि नैतिक रूप से प्रिविलेज है, राजनीतिक रूप से वर्चस्व और प्रिविलेज है सवर्ण, लेकिन नैतिक और मोरली इथिकली ज्यादा प्रिविलेज दलित है। वो आपको गाली दे सकता है, उसको पूरा हक है गाली देने का। आपने उसको सताया है, आपने उसको मारा है, लेकिन आप नहीं दे सकते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि लिख सकता है, आप नहीं लिख सकते। और बल्कि यहाँ तक बजरंग बिहारी तिवारी की जो गलती है, बहुत बायस्ड है।
ओम प्रकाश वाल्मीकि चूंकि दलित साहित्यकार हैं तो उनके खिलाफ आप लिखे जा रहे हैं, लेकिन वैसा ही कहानी अरुंधति राय लिखती हैं। उनका एक उपन्यास है गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, जो कि बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, चर्चित हुआ था, उसको बुकर पुरस्कार भी मिला था। तो गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग में भी एक सवर्ण स्त्री है, क्रिश्चियन सवर्ण स्त्री, उसका प्रेम हो जाता है एक बेलूथा नामक दलित युवक से। तो अब क्या, तो उनको भी आरोप लगाना चाहिए कि अरुंधति राय भी बदला ले रही है प्रेमचंद का, लेकिन उस पर आरोप नहीं लगाएंगे क्योंकि अरुंधति राय ब्राह्मण है, स्वर्ण है। तो इस तरह का जो, शुक्रिया दामोदर सर, तो इस तरह का जो दृष्टिकोण गलत है। दलित और ब्राह्मण बराबर नहीं है, राजनीतिक रूप से ज्यादा प्रिविलेज है ब्राह्मण, और नैतिक रूप से हम लोग ज्यादा प्रिविलेज हैं, हमें ज्यादा हक है उनके खिलाफ बोलने का, क्योंकि अत्याचार हमें हुआ है। हाँ, बजरंग जो तुलसी का भक्त क्या हो सकता है, लेकिन है, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि बजरंग बिहारी तिवारी जो तुलसी का, मैं तो किसी भी आदमी का कसौटी बना लिया है कि भाई तुलसी के बारे में आपका क्या राय है, और वो तुलसी का समर्थक निकलता है तो मैं समझ जाता हूँ कि मेरा आदमी है ही नहीं, चाहे किसी भी जाति का, वो दलित ही क्यों ना हो। तो उसमें आप सही बोल रहे हैं, लेकिन एक हीगल करके दार्शनिक था, तो उसने बड़ी अच्छी एक बात बोली कि हम लोग जो सामान्यकरण करते हैं, हम लोग जो जनरलाइजेशन करते हैं, तो इसका प्रभाव व्यक्ति पे नहीं बन पड़ता है, क्योंकि जनरल और एब्स्ट्रैक्ट चीज यानी अलजबरा विद्यार्थी इतना नहीं समझता है जितना अंकगणित। इसलिए देखिएगा अंकगणित छोटे क्लास में ही पढ़ाई हो जाता है, अलजबरा थोड़े बड़े क्लास में पढ़ाई होता है, क्योंकि अमूर्त चीजें हम इतनी आसानी से नहीं समझते जितनी मूर्त चीजें। इसलिए सामान्यकरण को विवरण की दृष्टि, मतलब दृढ़ता से जोड़ना चाहिए, ब्यौरे देना चाहिए। इसलिए बजरंग बिहारी तिवारी के बारे में ब्यौरा चीज में देना चाहता हूँ, उससे बात ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा मूर्तिमता आ जाती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कविता कविता क्यों है, अब 15 लोग मारे गए, ऐसे एक समाचार वाचक बोलेगा, लेकिन कवि वो लाशों का वर्णन करेगा, ऐसा एक वो रूपक खड़ा करेगा कि आप में एक एस्थेटिक अपील डेवलप हो जाएगा और आप प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए कविता ज्यादा पावरफुल होती है सामान्य कथन से, तो वो एक मूर्तिमता आ जाती है, डिटेल, ब्यौरे। इसलिए देखिएगा साहित्य में ब्यौरे का बड़ा महत्व है, कथा साहित्य हो या कविता में भी मूर्तिमता का महत्व है। तो इसी दृष्टि से मैं इसका डिटेल बता रहा था कि कैसे वो ये बजरंग बिहारी तिवारी ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे सीधे साधे, जबकि मेरी उल्टी शिकायत है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि बड़े माइल्ड हैं, उदार किस्म के हैं, उनको जितना आक्रोश से लिखना चाहिए नहीं लिखते हैं, बड़े वो धीमे, सबका अपना अपना मिजाज होता है तो वो करते हैं। इनको उल्टा शिकायत है कि बड़े उग्र हैं, जबकि वाल्मीकि सबसे कम उग्र लिखते हैं, बड़ा वो कलात्मक ढंग से लिखते हैं, तो उसमें इनको शिकायत है। तो इनकी सारी शिकायतें बजरंग बिहारी तिवारी की, क्योंकि इनको खारिज करना बहुत जरूरी है। ये आज बड़े मानक और स्टैंडर्ड बन गए हैं। हमारे अंदर के दलित साहित्यकारों में ही कम से कम 80% साहित्यकार हैं जो बजरंग बिहारी तिवारी से टिप्पणी लिखवाने के लिए, समीक्षा लिखवाने के लिए ललायित रहते हैं, या वो कुछ लिख देते हैं तो ये धन्य हो जाते हैं। तो इसको खारिज करना, इसको डिसमिस करना, इसको, इसका एंटीथेसिस डेवलप करना बजरंग बिहारी तिवारी का बहुत जरूरी है, ताकि हम नकली, ग्रिसम लॉ है एक इकोनॉमिक्स में कि खोटे सिक्के मार्केट में आ जाते हैं तो असली सिक्के मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे खोटे सिक्कों को जो दलित के नाम पे प्रचलित हो गए, करेंसी में आ गए हैं, उसको खारिज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो एक और मैं एग्जाम्पल दूंगा फिर आगे बढ़ूंगा मैं। वो बजरंग बिहारी तिवारी एक और लंबा लेख लिखते हैं जो कि आपको हिंदी समय और कविता कोश पे उपलब्ध है, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो उस लेख में वो लिखते हैं, फिर से वो ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमी सराय, कर्मानंद आर्य, तमाम दलित साहित्यकार पर आरोप लगाते हैं कि ये सारे दलित साहित्यकार अपनी कविताओं में, कहानियों में स्त्री को उपेक्षित करते हैं, स्त्री के बारे में नहीं लिखते हैं, स्त्री की समीक्षा नहीं करते हैं, स्त्री को। ये आरोप सही हो सकता है, स्त्रियों का जितना वर्णन होना चाहिए था उतना वर्णन नहीं, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात क्या है मैं बता रहा हूं कि वो तमाम दलित साहित्यकारों का, अभी कर्मानंद आर्य से लेके ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमी सराय, स्वराज सिंह बच्चन, सूरजपाल चौहान,
सबका वो आलोचना करते हैं कि इन्होंने स्त्रियों को कोई भाव नहीं दिया। सही है, ऐसे प्रश्न उठने चाहिए, लेकिन मेरा कहना है कि ऐसे प्रश्न जो महिला दलित साहित्यकार है उसके तरफ से आना चाहिए। बजरंग बिहारी तिवारी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो दलित स्त्रियों को कोट नहीं किया जाना, उद्धृत नहीं किया जाना, उन पर ध्यान नहीं देने की बात करें। क्यों? उसी लेख में इस आदमी ने, बजरंग बिहारी तिवारी ने, एक भी किसी दलित स्त्री को कोट नहीं किया है, जबकि दलित स्त्रियों ने बहुत अच्छी समीक्षा लिखी है, जैसे सुभद्रा जुपिका, हर्बर्ट, हम कई नाम ऐसे बता, अनुराम दास, कई ऐसे आलोचक हैं जो काफी अच्छा लिखते हैं, जिसका नाम भी बजरंग बिहारी तिवारी ने नहीं सुना है। इसने जितने नीचे स्त्री आलोचकों को कोट किया है वो सारी की सारी ब्राह्मण और स्वर्ण महिलाएं हैं। अब दूसरे पे आरोप लगा रहा है कि दलित साहित्यकार ये स्त्रियों को कोट नहीं कर। तुम खुद तो अपने गिरेबान में झांक के देखो, अपने घर जिसके शीशे के हों दूसरे नहीं फेंकते। उन्होंने किसको कोट किया? भी गीता, जो तमिल ब्राह्मण है, ये उमा चक्रवर्ती, वो भी साउथ इंडियन ब्राह्मण है, फिर शर्मिला देंगे जो मराठी ब्राह्मण स्त्री है, मतलब अरुंधति राय जो कि एक बंगाली ब्राह्मण है। एक एक ब्राह्मण स्त्री को आप कोट कर रहे हैं, दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि दलित स्त्री। तुमने दलित स्त्रियों को क्यों नहीं कोट किया, उनके विश्लेषण को? रजनी तिलक ने इतना इतिहास लिखा है, दलित महिला पर पूरी पुस्तक है। अनीता भारती जी ने कितनी कहानियां लिखी, आलोचनाएं लिखी और सावित्री पे लिखी, तो आपने तो उस लेख में इन लोगों को कोट नहीं किया। और अनुराम दास और सुभद्रा जुपका वगैरह का तो नाम भी आपने नहीं सुना होगा, और दूसरे पे आरोप लगाते। तो ये सिर्फ नारीवाद का इस्तेमाल दलितों को डेमोरलाइज करने के लिए, इसको नीचा करने के लिए, इस चीज को मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इन चीजों को जाने बगैर दलित साहित्य के उद्भव और को जानना ऐसे ही है जैसे कि रट लिया क्रोनोलॉजी, रटा हुआ इतिहास, वही सवर्ण दृष्टिकोण वाला इतिहास। इसलिए बिल्कुल सही कहा, भी गीता और उमा चक्रवर्ती पॉइजन है। उन्होंने दलित पेट्रियार्की जैसा एक नकली कैटेगरी खड़ा करके पूरे दलित साहित्य को, दलित विमर्श को, डिस्कोर्स को डीलेजिटिमाइज, गैर मुनासिब साबित करने का, गैर अवैध साबित करने का, डीलेजिटिमेटाइज करने का कोशिश किया। तो हमारे लिए जहर है। इसी तरह इन भी गीता और उमा चक्रवर्ती को बार बार कोट करने वाला बजरंग बिहारी तिवारी भी हमारे लिए जहर है, जो मैं बोलना चाहता हूँ। और ये कुछ हमारे साहित्यकार जो प्रसिद्धि के थोड़ा ज्यादा हड़बड़ी में है, उनके साथ मिलकर एक गुट बनाया हुआ है। और ये बाकी हम लोग जैसे लोग जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो स्वतंत्र सोच रखते हैं, इस पे हमला करते हैं और इसको बड़ा नीचा दिखाते हैं कि अभी तक कोई किताब प्रकाशित हुआ है। यानी किताब प्रकाशित होना सबसे बड़ा चीज है। तो कबीर साहब तो बोलेंगे कि इनका किताब तो 2 ही प्रकाशित हुआ, वो भी फारसी में, इनको मालूम भी नहीं होगा कि प्रकाशित, उनको बड़ा साहित्यकार नहीं मानेंगे, उनकी 12 पुस्तकें नहीं हुई। तो ये तमाम, क्योंकि पुस्तक प्रकाशन पर तो इन्हीं का वर्चस्व है, हमारे प्रकाशित कैसे होगा? तो ये ऐसी चीजों पे आप पे हमला किया कि आपने क्या काम किया दलित पे, इस तरह के ये हमला करते हैं। लेकिन इससे हम डरते नहीं है। कौन डरता है? अल्बर्ट पिंटो से। तो मैं साफ साफ बताता हूँ कि ये जहर है हमारे लिए, और मेरे पास इसके कारण है, और मैं कोई भी पूछे तो वो कारण और वो गिनाने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं हवा में बातें नहीं करता। मेरे पास उनके तमाम लेख हैं जहाँ से मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि किस तरह दलित साहित्य को डेमोरलाइज करने का, खारिज करने का। तो एक तो डायरेक्ट प्रयास है नामवर सिंह जैसे पुरुषवादी और सवर्णवादी लोगों का कि नहीं नहीं मानेंगे, और एक छुपा हुआ है बजरंग बिहारी तिवारी, कि ऊपर से तो शो करते हैं कि दलित साहित्य के लिए काम कर रहे हैं, उसको कंपाइल कर रहे हैं, प्रसिद्ध बंगला दलित कवित्रियां, प्रसिद्ध वो। लेकिन ये सारे किताबें देखिएगा बहुत ही षड्यंत्रपूर्ण है, और बिल्कुल सही बोला सीमा ने, ये दलित साहित्य समाज को धोखा दे रहे हैं पूरी तरह से। शुक्रिया प्रसाद जी। तो वो मैं बताना चाह रहा था कि इसको हम लोग को समझना चाहिए कि कौन हमारे लोग, वो आपको कंपाइल, लेकिन आप जब गौर से उसको कर, इसीलिए डिटेल जरूरी है। इसेंस जानना कि वो क्या लिखे हैं इतना काफी नहीं है।
उसका डिटेल जानना ज़्यादा ज़रूरी है। डिटेल जानने से हमारा क्या तात्पर्य है, डि ब्यौरे में जाइए। ये मत देखिए कि उसने भाई बंगला या अभी हाल में मलयालम जो दलित साहित्यकार हैं उसका कंपटीशन ले आया वो प्रसिद्ध बनने के, ये बजरंग बिहारी तिवारी ने। तो इसमें जो आ, ये बजरंग बिहारी तिवारी को जब तक डिटेल में जाएंगे, जैसे बांग्ला, तो चूंकि मैं बंगाल में रहा हूँ, बंगाली बांग्ला भाषा पढ़ना लिखना मैं जानता हूँ, तो मैंने ओरिजिनल में पढ़ा। और बंगाल में दलित साहित्य का इतिहास हिंदी में दलित साहित्य काफी पुराना है। वहाँ काफी पहले 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही दलित साहित्य लिखा जाना लगा, क्योंकि वहाँ आंदोलन, क्योंकि उत्तर भारत में जो हिंदी प्रदेश है वहाँ कोई आंदोलन दलित बाद में शुरू हुआ कांसीराम के प्रभाव में। लेकिन बांग्ला में वो हरिचंद ठाकुर थे, गुरुचंद ठाकुर थे, उनके प्रभाव में बहुत पहले दलित आंदोलन शुरू हो गया। तो आंदोलन से ही साहित्य जुड़ा होता है। दोनों राजनीति और साहित्य दोनों जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से कुत्थम कुत्ता होते हैं। तो उसमें हुआ ये कि वहाँ बहुत पहले शुरू हो गया, और मनोहर मौर्य विश्वास, कल्याणी ठाकुर, मंजू बाला, अपने वो क्या नाम है, दीप्तोष मंडल, कई दलित साहित्य जिससे मेरा व्यक्तिगत परिचय है, मैंने उनको पढ़ा। तो और पढ़ने के बाद मैंने, और वहाँ दलित साहित्य सभा है जिसके अध्यक्ष हैं वो मौली दादा, मनोहर मौर्य MM विश्वास, और काफी अच्छा लिखते हैं। उनकी आत्मकथा पढ़ेंगे तो आप मुग्ध हो जाएंगे। उन्होंने इतना अच्छा लिखा है, अमार भो ने आमी बेचे था की, और एक सरंगी ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है, उसको अंग्रेजी में भी आप पढ़ सकते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि आप देखेंगे कि ये जो बजरंग बिहारी तिवारी जी, उन पे मैं फोकस इसलिए हूँ कि नकली सिक्के को हटाना जरूरी है ताकि असली सिक्का आ सके, हमारा असली इतिहास आ सके। ये लोग हमारा इतिहास और हिस्ट्रियोग्राफी करने का दावा करते हैं, तो इस दावा को खारिज करना चाहता हूँ। तो ये जैसे आप देखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर से ये सिलसिला जारी है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने सबसे पहले, उनको श्रेय दिया जाता है, हालांकि वो श्रेय भी गलत है, सबसे पहले रिवरेंड अहमद शाह थे, उन्होंने कबीर का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया। और ये दावा खुद रविन्द्रनाथ टैगोर का दावा झूठा है कि मैंने किया, फिर भी उनको श्रेय दिया जाता है कि कबीर को सबसे पहले उनके 100 दोहों को ट्रांसलेट किया। और उनकी एक चेली थी इवलिन, उसके साथ मिलके, जिसके लिए उन्होंने एक गीत भी लिखा है, ओगो विदेशनी करके। तो वो किताब जब आप पढ़ेंगे कबीर साहब का, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यही काम, ये एक परंपरा बन गई है, और वही काम बजरंग बिहारी तिवारी भी कर रहे हैं। तो उन्होंने कबीर के वही दोहे चुन चुन कर उसमें डाले जो जाति के विरोध में नहीं थे, जो रहस्यात्मक किस्म के थे। तो उसमें 90% तो है, जो डॉक्टर धर्मवीर का भी काम है, कबीर पर प्रक्षिप्त चिंतन, कबीर के आलोचक, कबीर के कुछ और आलोचक, न सूत न कपास, तमाम किताबें हैं डॉक्टर धर्मवीर की। तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है इस मामले में। जार वाले से तो मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन कबीर पे उनके जो काम है उससे मैं सहमत हूँ। और उन्होंने सही कहा है कि सब प्रक्षिप्त है, उन्होंने वहाँ के गायकों से सुन के लिख लिया। क्षिति मोहन सेन थे उनके चेले, रविन्द्रनाथ टैगोर के, अमर सेन के दादाजी, तो वो उनसे सुन के लिख लिया, ये कर लिया। और उसके बावजूद मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, और कोई भी आदमी अपने समय का प्रोडक्ट होता है, अपने टाइम का प्रोडक्ट होता है। तो कबीर दास 14वीं शताब्दी थे, तो उनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इनकलाबी क्रांतिकारी आज जैसा दलित साहित्य है वो अम्बेडकरवादी हो जाए, क्योंकि समय भी, आदमी समय और इतिहास में स्थित होता है। तो हो सकता है कि उन्होंने रहस्यवादी भी कुछ दोहे लिखे हों, लेकिन ये बहुत बड़ी बेईमानी है कि आप सिर्फ उनके रहस्यवादी दोहों को, एक आदमी को काला तिल है तो उसी का फोटो खींच के उसको बोलना कि ये काले रंग का है, तो ये तो गलत सैंपलिंग हो गया ना, गलत बात हुई। तो उन्होंने भी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने चुन चुन के सिर्फ उनके रहस्य, एक भी जाति विरोधी जो दोहे हैं ज्यादा हैं, आप बीजक पढ़िए, 80% उनके दोहे व्यक्तिगत और मृत्यु और अध्यात्म के बारे में नहीं है, जात विरोध और वर्ण व्यवस्था और बराबरी। लेकिन दड़िया बढ़ाए जो गए बन गए बकरा, ये सब आप एक भी दोहा, मैंने उस किताब को पढ़ा है नहीं। इसी तरह बजरंग बिहारी तिवारी भी रविन्द्रनाथ ठाकुर को फॉलो करते हैं,
और एक भी वो दोहा जिसमें कि विरोध हो ब्राह्मणों का नहीं शामिल करते। तो इस तरह संकलन शामिल करना बहुत खतरनाक है। इसमें होता क्या है कि वही एस्टैब्लिश हो जाता है। आपको एक पिग्मेलियन ट्री करके, एक मैं थोड़ा भटक रहा हूं लेकिन माफ कीजिएगा, ये जरूरी है कि मैं इन बातों को रखूं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाटक है वो। तो उसमें एक बड़ी अच्छी बात बताई गई कि जब ये टाइपराइटर का आविष्कार हुआ कि हम टाइप करेंगे, लोग लिखते नहीं है। आप देखिएगा कि विदेशी साहित्यकार टाइप करते हैं कहानियां। तो टाइपराइटर का आविष्कार हुआ तो उसका रेमिंगटन एक और टाइपराइटर की कंपनी थी। तो रेमिंगटन ने क्या किया, बहुत सस्ते में मुफ्त में भी अपना बांट दिया। तो उसको घाटा लगा तो लोग समझे कि मूर्ख है, लेकिन वो क्या उसकी आदत डाल रहा था। जब रेमिंगटन का जो की था वो कम साइंटिफिक था, उससे अच्छी मशीन थी जो दूसरे कंपनी की थी, लेकिन वो प्रचलित हो गया तो बाद में वो अच्छी वाली मशीन नहीं चली। तो इसी तरह अगर हम लोग तिवारी के इतिहास लेखन को वो कबूल कर लेंगे और इसको खारिज नहीं करेंगे तो एक दिन वही प्रतिनिधि संकलन बन जाएगा जो वो बांग्ला और मलयाली दलित साहित्यकारों को। और एक दिन कबीर का जिस तरह आध्यात्मिक का छवि बना हुआ है, उनका जाति विरोध, वर्ण व्यवस्था का, सामाजिक विषमता का विरोध हाशिए में चला गया है और हमको उसके लिए लड़ाई, कबीर का मतलब चेहरा जो डिस्टॉर्ट एप्रिएट कर दिया गया है, जिसको एक शाक्य मुनि जी ने एक लेख भी लिखा था कि कन्वर्टिंग द रिवोल्ट इनटू द सरेंडर, रिवोल्ट को भक्ति में बदल देना। और इसके खिलाफ तमाम लिखा। बड़ी अच्छी बात है कि दलित साहित्यकारों ने लिखा कि कबीर क्रांतिकारी है, उनको भक्त मत बोलो। इसके खिलाफ ये कबीर क्या अनिश्वरवादी हैं करके किताब भी लिखा है। ये आप देखेंगे तमाम किताबें उपलब्ध हैं। तो इसी तरह हमको लड़ाई ना करनी पड़ जाए कि ये जो कल्याणी ठाकुर का एक भी ऐसी कविता उन्होंने संकलित नहीं किया। कल्याणी ठाकुर का चंडालनी इतिवृत्त से लेकर मैंने सारा बांग्ला में ओरिजिनल पढ़ा हुआ है, एक भी उसकी कविता तिवारी जी ने शामिल नहीं की जो जाति विरोधी ब्राह्मण विरोधी कविता थी। सिर्फ उसकी व्यक्तिवादी कविताएं जो स्त्री की व्यथा से संबंधित है वही। तो ये जो षड्यंत्र है उसको समझने की जरूरत है। और इसको स्पष्ट कर देने के बाद जो भी काफी लंबी लंबी टिप्पणियां आ रही हैं, तो मैं एक कर्मा भाई की टिप्पणी के वो उसका जवाब में देना उचित समझता हूँ कि वो पूछे कि कैलाश दहिया जी के बारे में आपकी क्या राय। तो कैलाश दहिया जी के बारे में जिनको परिचय नहीं है मैं परिचय करा दूं कि वो डॉक्टर धर्मवीर के चेले हैं, पक्के चेले। ये मुझे बोलते हुए कोई संकोच नहीं। तो उनका अपना कुछ ऐसा मौलिक चिंतन कैलाश दहिया का नहीं है। इसलिए कैलाश दहिया की आलोचना करने के लिए धर्मवीर की आलोचना कर देना काफी है, क्योंकि वो गियर और पिनियन होता है ना, गियर नचता है या प्लानेट, सन और प्लानेट, तो सन जैसे नचेगा उसके इर्द गिर्द प्लानेट नचेगा। तो ये डॉक्टर धर्मवीर के इर्द गिर्द उसी की जार सत्ता की व्याख्या पल्लवन करते हैं, है ना। तो कोई इनका मौलिक वैसा नहीं कि जिसकी आलोचना की। तो इसलिए डॉक्टर धर्मवीर पर ही आप जो पूछ रहे हैं मैं बता देता हूं कि डॉक्टर धर्मवीर ने, जब आप अपने व्यक्तिगत अनुभव को सामान्यकृत कर देते हैं, उसको विवरण की दृढ़ता से जिसको जोड़ना हमको बताया, टू स्ट्रेंथन, टू सबस्टांशिएट इट विद द डिटेल्स आप नहीं करते हैं, तो होता क्या है कि आप गलत विचारधारा, एक बहुत बड़ी थ्योरी कैनन तो खड़े कर देते हैं, लेकिन वो कैनन सामाजिक रूप से, क्योंकि आप व्यापक डाटा को नहीं लेते हैं, अपने अनुभव को ही आप सामान्य अनुभव बना देते हैं, तो वो गलत साबित। इवन इसी आधार पे मैं बार बार सिगमंड फ्रायड जैसे मनोविश्लेषणवादी की भी मैं आलोचना करता हूँ, या एडवर्ड, कई हैं, नाम गिनाने से क्या है, तो कई मनोविश्लेषणवादी हैं, जुंग है, एडलर है, सारे ये इसी के शिकार हैं जिसके शिकार वो डॉक्टर धर्मवीर है। डॉक्टर धर्मवीर को पर्याप्त डाटा देना चाहिए था। आप जार सत्ता जिसकी बात कीजिए, लेकिन इसको सबस्टेंशिएट करना, उसको सामाजिक जो डाटा है उससे उसको स्ट्रेंथन, विवरण देना उसका बहुत जरूरी होता है। तो इन्होंने विवरण कुछ नहीं दिया, कुछ बताया नहीं कि आप जो बार बार जार सत्ता की बात करते हैं कि भारत में जार सत्ता है, ये है। और ये इन्होंने एक जो सामान्य सी बात थी उसको इन्होंने अपना एक कैनन बना दिया और अपने व्यक्तिगत अनुभव को बहुत ज़्यादा ही ओवर
सिंप्लीफाई कर दिया। तो इनके इस मत से मैं सहमत नहीं हूँ। और इन ये ऐसा क्यों सोचते हैं उसकी व्याख्या, जिस घटना की ये बात करते हैं कि यहाँ जार सत्ता या समाज में जो है नैतिकता फैली हुई है जिसकी वो बात करते हैं, उस सच को मैं भी स्वीकार करता हूँ कि ये बहुत नैतिक समाज नहीं है। उसको बाबा अंबेडकर भी स्वीकार करते हैं। बाबा अंबेडकर ने तो अपना लेखन ही इसी से शुरू किया। तमाम उनकी किताबें हैं, रीडिंग इन हिंदुइज्म पढ़ लीजिए या एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ लीजिए। कई किताबें उनकी हैं जिसको पढ़ने से उन्होंने साफ साफ लिखा कि हिंदू धर्म की सबसे बड़ी कमी ये है कि इसमें नैतिकता का कोई कंसेप्ट नहीं, कोई प्रतिमान नैतिकता का नहीं, या नैतिक है। इसलिए देखिएगा तमाम जो बलात्कारी देवता हैं उनके, इंद्र जितने बलात्कार किया काफी, विष्णु ने भी अरुंधति नामक एक महिला से बलात्कार, ये सब पूजनीय है। इनसे कोई घृणा नहीं है कि बलात्कारी है तो घृणा करे, ये सब पूजनीय है। कोई भी विवाह का कार्ड किसी हिंदू का देखिए तो सबसे पहले वही लिखा रहता है, स्वतो न इंद्रो सस्तो बृहस्पति धातु सस्तो विष्णु, ये सब लिखा रहता है, जिसका अर्थ है कि प्रणाम है विष्णु, उसका स्वस्ति यानी उसका प्रशंसा किया रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने जिस घटना को, जिस चीज को इन्होंने क्या लिखा वो गलत नहीं है, कैसे लिखा वो गलत है। इनका आर्टिकुलेशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि आर्टिकुलेट करने का ढंग। बाबा अम्बेडकर ने भी बोला कि कोई नैतिकता का कंसेप्ट नहीं। तो अगर नैतिकता का कंसेप्ट सामान्य रूप से नहीं है तो यौन नैतिकता का भी कंसेप्ट नहीं होगा। ये नामवर सिंह ने भी एक दूसरी परंपरा की खोज किताब लिखी है अपने गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी में। तो उसको एक घटना का जिक्र है कि जब द्विवेदी से पूछा नामवर सिंह ने कि एक अपराध आप बताइए जिसको आप क्षमा कर देंगे, जिसको आप पाप होते हुए भी पाप नहीं मानते हैं। तो द्विवेदी छूटते ही बोले कि व्यभिचार। तो आप समझ सकते हैं कि यौन अराजकता अनैतिकता है हिंदू समाज में पूरी तरह से। और इसी में नहीं, आप जब कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र जो 1848 में छपा एंगल्स और कार्ल मार्क्स ने, उसमें भी पढ़ेंगे तो एंगल्स इस अनैतिकता की बात करता है कि बुर्जुआ समाज में अनैतिकता का बोलबाला रहता है। वो लिखता है कि पुरुष जो है इस किस्म से पतित और गिरा हुआ है बुर्जुआ समाज का यानी मध्यम वर्ग का, कि वो न सिर्फ अपनी अथाह वासना करने के लिए वेश्यालय खोलता है, चकला घर खोलता है, बल्कि वो एक दूसरे के पत्नियों पर भी बुरी निगाह रखता है, उसको चुराता है ना। तो देखिएगा इस अनैतिकता से कार्ल मार्क्स से लेके लेनिन ने एक लिखा है किताब युद्ध के नाम संदेश, उसमें भी यही बात की है कि ये बुर्जुआ समझता है कि किसी से संबंध बना लेना पानी पीने की तरह है, लेकिन मैं नहीं समझता। तो इसका विरोध तमाम लोगों ने किया है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन इसी को जार सत्ता करके और उसमें सिर्फ स्त्रियों को टारगेट करना, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने बोला कि कोई भी अगर व्यभिचार या अनैतिक संबंध जिसको जीना बोलते हैं अगर कोई आदमी करता है या औरत कर, तो अकेले नहीं कर सकता। हमारा समाज अभी भी हेट्रोनॉर्मेटिव है, यानी स्त्री पुरुष 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 का संबंध बहुत कम है, उनकी संख्या बहुत कम है। तो अभी भी हमारा समाज हेट्रोनॉर्मेटिव है। तो हेट्रोनॉर्मेटिव यानी कि विषम लिंगी जिसको बोलते हैं कि स्त्री पुरुष पुरुष स्त्री से प्यार करता है। तो ऐसे माहौल में अकेले कोई कैसे गुनाह कर सकता है? कोई स्त्री अकेले जार सत्ता का उसको कैसे आप गुनाहगार ठहरा सकते हैं, जब तक कि पुरुष भी उसमें शामिल नहीं है जो बुद्ध बोलते हैं। तो बुद्ध ज्यादा बुद्धिमानी की बात बोलते हैं, और चूंकि बुद्ध विरोधी हैं डॉक्टर धर्मवीर, तो उसको उन्होंने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो उनको समझ में आ जाता कि भाई ये उनका आर्टिकुलेशन गलत है, जार सत्ता के नाम पे सिर्फ स्त्रियों को टारगेट करना। जार सत्ता में सारा ये पूरा सामाजिक एक प्रॉब्लम है, किसी लिंग और किसी जाति विशेष का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सामाजिक प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम के कारण सामाजिक हैं क्योंकि कोई नैतिकता का भारत के संदर्भ में, जैसा कि बाबा अम्बेडकर ने लिखा, कंसेप्ट ही नहीं है नैतिकता का। हिंदू धर्म छोड़ने का जो एक सबसे बड़ा कारण बना बाबा अम्बेडकर के लिए, यह नैतिकता है ही नहीं। आप नैतिकता के आधार पर लड़ ही नहीं सकते हैं कि भाई बराबरी नहीं, हमको अनैतिक है ये। आप बोलेंगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा हिंदू, अनैतिक करके वहां कुछ है ही नहीं। माइट इज राइट, सत्य ही सब कुछ। और परंपरा जो शास्त्रों में लिखा है, कोई नैतिकता का कंसेप्ट नहीं है जिसके आधार पर निर्णय हो। तो मुझे कर्मा भाई उम्मीद है कि मैं स्पष्ट कर चुकू, मतलब डॉक्टर धर्मवीर के बारे में मेरी राय आपको स्पष्ट हो गई होगी। मेरी राय है कि उन्होंने जो कबीर वगैरह के बारे में लिखा काफी खोज,
एक आदमी जो होता है, जो फ्रायड का सिद्धांत है कि एक यूनिफाइड होता है, वैसा नहीं होता। उसका एक चेला था लाका, लाका सही लिखता है, फ्रैक्चर होता है, जिसको हम लोग शेरो शायरी में बोलते हैं कि एक आदमी के अंदर 10-20 आदमी है। तो आदमी की पर्सनालिटी जो है मोनोलिथ नहीं है, फ्रैक्चर होती है। एक ही आदमी तरह तरह का वो लिख देता है, आप देखिएगा, एक ही आदमी तरह तरह की बात कर देगा। तो क्योंकि फ्रैक्चर है, वो यूनिफाइड नहीं है, वो परंपरा से लेता है, उसका इंडिविजुअल मत भी होता है, तो वो एक मोनोलिथ कोहेरेंट नहीं होता है, कंट्राडिक्शन होता है। और जो जितना ही गुलाम है उतना ही कंट्राडिक्शन। सिमन द बउआ जो उसका किताब है द सेकंड सेक्स, तो उसमें वो लिखती है कि स्त्रियों का सबसे बड़ा विशेषता क्या है कि उनको कंट्राडिक्शन खलता ही नहीं है, वो आराम से सह लेते हैं। और इस मामले में स्त्रियों का भी बाप है हिंदू, उसको तो कंट्राडिक्शन कोई खलता नहीं है कि ये कृष्ण ऐसा ऐसा कर रहा है तो उसको कैसे पूछ सकते हैं, या विष्णु बलात्कारी है तो भाई उसको वो आराम से पूछ लेता है, बलात्कार को भी गलत बोल देगा। उसको कंट्राडिक्शन और तर्क वगैरह से कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए आप देखिएगा कि उनका पूरा विचारधारा सर के बल पे खड़ा है, उल्टा है बिल्कुल। जैसे कबीर साहब को अनपढ़ बोलते हैं वो लोग कि मसी कागज छुओ नहीं, नकली सब दोहा बना दिया उनके नाम पे। और जो कबीर साहब है अनपढ़ आदमी है, वो ज्ञान मार्गी है, उसको बोल दिया कि ज्ञान मार्गी है। भाई जो ज्ञान मार्गी है वो अनपढ़ कैसे होगा, वो तो पढ़ा लिखा होगा, वो ज्ञान को बहुत इतना महत्व देता है। कबीर साहब लिखते हैं कि अवधू आई ज्ञान की आंधी रे। और जो तुलसीदास है, जो अपने आप को बड़ा बोलता है कि नाना पुराण निगमागम सम्मत, यानी पुराण आगम बोलते हैं, जो जैनों का जो लिखा हुआ जितना कॉर्पस ऑफ नॉलेज है उसको आगम बोलते हैं, और निगम बोलते हैं बौद्धों का। यानी बौद्ध, जैन और हिंदुओं का पुराण सब पढ़ा हुआ है तुलसीदास। वो खुद अपना बड़ाई खुद करता है कि नागा पुराण निगमागम सम्मत। और वो देखिए वो आदमी भक्ति मार्गी हो गया, वो ज्ञान मार्गी नहीं, इतना ज्ञानी आदमी। तो ये उल्टा पुल्टा पूरा उलटवासी है। कबीर साहब को बोल दिया कि संध्या भाषा है, बड़ा गुण लिखते हैं, रहस्यात्मक लिखते हैं, बड़ा रहस्यपूर्ण है इनका लिखा हुआ, ठीक है। और कबीर साहब क्या बोलते हैं, जस्ट उल्टा। अब देखिए कितना उल्टा और विपरीत मत इन लोगों का है जो सवर्ण आलोचक है। ये जितना राम शुक्ल से लेके सब द्विवेदी त्रिवेदी, हमको सारे पुलिस वाले जैसे शोले में डायलॉग है ना कि एक जैसे आते हैं, तो हमको द्विवेदी और शुक्ल में खास फर्क नजर नहीं आता, वो सब सारे सवर्ण आलोचक एक जैसे नजर आते हैं। हम उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, अंतर नहीं कर पाते। ये सारे के सारे उल्टा पुल्टा, और मैं तो भोंदू भी कह दूंगा, मुझे कोई संकोच नहीं है कहते हुए। कैसे? अरे ये बोलते हैं अंत साक्ष्य। अंत साक्ष्य मतलब होता है कि स्वयं वो जो ला, शुक्रिया दामोदर सर, स्वयं वो जो राइटर अपने बारे में बोलता है उसको ये अंत साक्ष्य बोलते हैं, और बाहर ही कोई दूसरा आदमी बोला बहिर्साक्ष्य। तो कबीर साहब का तो अंत साक्ष्य लो। कबीर साहब बहुत सच्चे आदमी थे, ये तुम भी मानते हो कि महान संत थे, सच्चे थे, वो झूठ नहीं बोलेंगे। कबीर, कबीर से बड़ा झीनी झीनी बीनी चदरिया में कबीर साहब दावा करते हैं अपने बारे में कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। तो जो अपना चादर ज्यों की त्यों धर देगा, वो व्यक्ति तो बड़ा सच्चा होगा। तभी तो इस चादर को, यानी कोई पाप नहीं किया, मैल नहीं किया को, यही तो उनका मतलब है। तो कबीर साहब की इस बात को तो मानिए। तो वो कबीर साहब अपने बारे में क्या कहते हैं कि पांडे तू कहता उलझाई, मैं कहता सुलझाई। वो बोलते हैं कि पांडे अरे पंडित, अरे ब्राह्मण, तुम उलझा देते हो किसी बात को, मैं सुलझा के कहता हूँ। तो जो कबीर अपने बारे में दावा करते हैं कि मैं सुलझा के कहता हूँ, बड़ा सिंपल कहता हूँ, तो जिस आदमी का कंसेप्ट क्लियर रहता है ना, बड़ा सिंपल में आपको फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स तक बता देगा। तो कबीर का कंसेप्ट इतना क्लियर है कि बड़ा सिंपल बोलते हैं। और उस आदमी की भाषा को संध्या भाषा, उलझी हुई भाषा, रहस्यात्मक भाषा, रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म, रविन्द्रनाथ ठाकुर भी उसको मिस्टिसिज्म, पूरा जो भूमिका पढ़िएगा उसकी किताब को, तो मिस्टिसिज्म मिस्टिसिज्म। और वो आदमी अपने बारे में बोलता है कि मैं कहता सुलझाई, उलझे हुए चीज को भी सुलझा देता है वो कबीर साहब। तो आप देख सकते हैं ये कितने झूठे हैं। जो कबीर साहब जो अपने बोल रहे हैं उसी बात को नहीं मान रहे। इसीलिए मेरा दावा है कि दलित साहित्य के उद्भव विकास को अगर आपको समझना है, सब उल्टा पुल्टा है, भोंदू घोंचू एकदम। अरविंद
शेष जी, आपने मेरा समर्थन किया, मुझे अच्छा लगा। मैं इनको घोंचू ही मान, कैसे नहीं माने, हमको कोई तर्क करे, मुझे तर्क में हरा दे तो मैं उसकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरा तार्किक दिमाग और हमारी जो परंपरा, बुद्ध, कबीर, रैदास, नानक की तर्क वाली परंपरा रहा। उन्होंने बोला कि हाथी चढ़िए ज्ञान की, दिए दुलूचा डाल। तो हमको कबीर अच्छे लग गए, हम भी ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञान के हाथी हम चढ़ने में विश्वास करते हैं। ज्ञान का चूहा नहीं, हाथी, यानी बहुत बड़ा ज्ञान रखो, मैमोथियन, मैमोथ ज्ञान रखने के लिए बोलते हैं कबीर। तो छोटा मोटा ज्ञान तो हमको जरूर रखना चाहिए, वो मैं रखता हूँ। मैं बहुत हाथी वाला ज्ञान तो मुझे अभी तक नहीं मिला है, लेकिन छोटा मोटा अपने आप को मैं तार्किक व्यक्ति समझता हूँ। तो इस तर्क के आधार पर ये लोग झूठे ठहर रहे हैं, मैंने अपने तर्क को आपके सामने रखा। तो मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं कि इनका लिखा हुआ हिस्ट्री पूरा मिथ है, गलत है। हमको अपनी हिस्ट्री लिखना चाहिए, और हमारी हिस्ट्री लिखने का मतलब शुरुआत हो चुका है। और जो शुरुआती आदमी होता है वही सबसे विकसित लिखते। मनुष्य धीरे धीरे, आप देखेंगे कि मछली मछली से बंदर होते हुए इवॉल्व होके करोड़ों साल में होमो सेपियंस बना है, होमो इरेक्टस बना है, दो पैरों पे खड़ा हुआ है, वो भी चौपाया था एक समय में। तो हम भी धीरे धीरे घुटने पे चलते हुए विकसित होंगे। और हमको इस डायलेक्टिक्स को समझ लेना है कि जो दलित आदमी है वो हेजोमनी में जीता है, ब्राह्मण के ही संस्कृति को अपनी संस्कृति मान के जीता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो अपने आत्म और सेल्फहुड को रिक्लेम करता है, उसके आत्म को इरोड कर देता है। किसी को गुलाम बनने के लिए उसके सेल्फ का, उसके स्व का, उसके आत्म का इरोजन जरूरी है, जो शासक वर्ग धीरे धीरे करता है, आपको इरोड। तो जब हम उसको रेसिस्ट करते हैं, प्रतिरोध की आवाज उठाते हैं, उसके खिलाफ लड़ते हैं, तो धीरे धीरे हमारी आत्म का सृजन होता है। तो हम अपने बारे में लिखते हैं। तो अपने बारे में जब लिखते हैं तो पहला लेखन है, मानते हुए संकोच नहीं होना चाहिए। एक दलितों में वो भी गुट है जो बोलता है अरे हम महान है, गौर से कहो। लेकिन नहीं, हमको ब्राह्मण की तरह झूठा नहीं होना है। कबीर साहब यथार्थवादी हैं, अपने जुलाया होने के पूरी अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, उस पर गौर भी नहीं करते हैं, उसके कारण शर्म भी नहीं करते हैं। तो हमको अपना तर्क की कसौटी पर अपने अर्थात को स्वीकार करना है कि अभी हम धीरे धीरे लिख रहे हैं, हमारा इंद्रिय शास्त्र एस्थेटिक अभी डेवलप होना है, विकसित होना है। लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं कि शुरुआत ही नहीं किया है। तो दलित साहित्य का इतिहास अगर पढ़ना है तो एन सिंह नाम के एक दलित आलोचक हैं, जिन्होंने ये दलित साहित्य का इतिहास भी लिखा है और उस पर विवेचना भी किया है। और मैं उन्हीं की राय बता रहा था कि एन सिंह बलवंत चरवार के उपन्यास को पहला उपन्यास नहीं मानते, उसके बाद भी उपन्यास डॉक्टर धर्मवीर ने लिखा पहला खत, उसको भी वो पहला उपन्यास नहीं मानते हैं, वो छप्पर को पहला उपन्यास मानते हैं। तो इस तरह वाद विवाद दलितों में भी खड़ा हो रहा है, जबकि मैं मानता हूं कि चरवाक को भी माना जा सकता है, क्योंकि उसमें दलित दृष्टि है। भले दलित का स्पष्ट चर्चा हो ना हो, दलित होने का ये मतलब नहीं कि दलित के बारे में लिखेंगे, दलित होने का ये मतलब नहीं कि हमको प्रेम ही नहीं होगा, दलित होने का ये मतलब नहीं कि हमको सूर्योदय अच्छा नहीं लगता है, पहाड़ का सौंदर्य हमको आकर्षित नहीं करता है, सब कुछ करता है। हम भी मनुष्य हैं भाई, फुल फ्लेज पूरे इंसान है 100%। तो इंसान का जो एक इंद्रिय बोध, सौंदर्य बोध होता है, हमारे अंदर भी होगा। और हम भी सब सूर्योदय के बारे में, बिपिन टाइगर है कितना प्रकृति के बारे में कविता लिखते हैं, कर्मानंद आर्य ने प्रेम के बारे में कविताएं लिखी हैं। तो आप देखेंगे कि ये सारा जो चीज है हमारा लिखने का विषय वस्तु बन सकता है, बस हमारी दृष्टि दलित होगी। जैसे प्रकृति के बारे में स्वर्ण लिखेगा तो वो अपने आप को प्रमुख लिखेगा, वो लिखेगा कि मैं रो रहा था तो प्रकृति भी बारिश हो रही थी, रो रही थी। मतलब वो खुद के, वो एंथ्रोपोसेंट्रिक जिसको बोलते हैं, वो अपने आप को केंद्र, अहम केंद्रित में लिखेगा। लेकिन दलित जब प्रकृति के बारे में लिखेगा, क्योंकि उसी के साथ वो घुल मिल के रहता है। जो दशरथ मांझी पहाड़ काट रहा है, तो आप समझिए जो आदमी इतने सालों तक पहाड़ काट रहा है, वो आदमी तो पूरी तरह से, आप देखेंगे कि वो आदमी पूरी तरह से पहाड़ से एकम एक हो जाएगा, पहाड़ के रग रग से वाकिफ हो जाएगा जो उसको काट रहा है। तो हम लोग खेती करते हैं, काम करते हैं, तो प्रकृति से ही तो इंगेज करते हैं। तो प्रकृति के बारे में जितनी अच्छी कविता हम लिख सकते हैं, विलियम बर्स और कोई स्वर्ण नहीं लिख सकता है। जैसे विलियम बर्स लिखता है सोलेटरी रिवर, तो कोई रीपर है जो अकेले में काट रही है, लेकिन आप तमाम खेतों में चली जाइए, आपको सोलेटरी अकेले नहीं मिलेगा।
सामूहिक क्रम है, कृषि कार्य हमेशा सामूहिक होता है। आप गांव देहात में चल जाइए, रोपनी से लेके कटनी तक सब सामूहिक रूप से होता है। एक मजदूर नहीं, कई मजदूर मिलके कृषि मजदूर कार्य करते हैं। तो आप देखिए कैसे विलियम वर्ड्सवर्थ किसान नहीं है तो एक गलत कविता लिख गया। इतनी बड़ी कविता गलत है क्योंकि उसका अनुभव गलत है बिल्कुल। तो पूरा ये तो आप देखेंगे कि तमाम इनका लिखा हुआ कंट्राडिक्टरी है। जैसे एक हनुमान चालीसा लिखा है वो तुलसीदास, तो हनुमान चालीसा में लिखता है कि 4 युग हैं हिंदुओं के अनुसार, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है और कलयुग है। वो हनुमान का जन्म हुआ त्रेता युग में, अंजनी वगैरह उसकी माँ वगैरह थी, हम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, तो वो त्रेता में। तो जो त्रेता में जन्म होगा उसका जो प्रसिद्धि फैलेगा ज्यादा से ज्यादा 3 युग में फैलेगा, त्रेता, उसके बाद द्वापर और सतयुग, कलयुग में। लेकिन ये लिखते हैं चारों युग प्रताप तुम्हारा, टाइम मशीन में जाके उनका प्रताप सतयुग में भी। तो ये आप तार्किकता का पूरा भरमार मिलेगा ब्राह्मण साहित्य में। इसलिए ब्राह्मण साहित्य से किसी तर्क और किसी ज्ञान की उम्मीद मत कीजिए। आपको खुद अपना चीज लिखना होगा, जैसा कि एन सिंह ने हम लोगों का इतिहास लिखा, और वो लेकिन थोड़ा वर्णनात्मक है, विश्लेषण परक नहीं है। तो हम लोग को जो नई पीढ़ी है, कर्मानंद जी हैं, विपिन टाइगर हैं, शैली जी हैं, अरविंद जी हैं, इन तमाम, और हम लोगों को वरद हस्त भी प्राप्त है अपने गुरुदेव दामोदर मोरे जैसे। मैं काफ़ी उनके लेक्चर सुना, मैं प्रकाशित हूँ और उनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, दामोदर सर को। तो हम लोग को दिशा निर्देश देने वाले भी लोग हैं, और इनके दिशा निर्देश में हम लोगों को अपना इतिहास लिखना है और उद्भव और विकास को नए सिरे से परिभाषित करना है। और हम एक और भी दूसरे सीरीज में हम भी मिलेंगे, और काफ़ी समय हो गया है, और मैं अपना इसी के साथ ये वक्तव्य फिर, लेकिन ये नेक्स्ट सीरीज तब मैं आपको क्रोनोलॉजी डिटेल भी दूंगा। इस पे काफ़ी डिटेल है कि कैसे शुरू शुरू में लिखना शुरू किया। हरित जी को लोग नहीं जानते हैं, कृष्ण हरित ने बहुत पहले लिखना शुरू किया। तो हमारे पुराने साहित्यकारों का भी परिचय हो जाए, इसका मैं अगले जो कड़ी में मैं कोशिश करूँगा। और फिलहाल आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक सुना, और तमाम लोगों को मैं बहुत समय निकाल के, श्रीनिवास भाई भी आए, वो हमेशा आते हैं और बड़े अभिन्न मित्र हैं कलकत्ता से ही मेरे, उनको खास मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।